किया। उसके बाद ये देखो, ये हमने पूरा चार्ट बनाया है। इधर सेल्स का चार्ट, प्रोडक्ट का चार्ट, मैं पूरा आपको बता देता हूँ कि कैसा बनाना है। ये सब चार्ट्स बनाने हैं। अब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल विजन प्लेसमेंट हब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर जॉब अपडेट्स, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड अपडेट्स, प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। तो आज मैं एक प्रोजेक्ट लाया हूँ जिसका नाम है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंपनीज रेवेन्यू। डेटा एनालिसिस के रिलेटेड प्रोजेक्ट है। एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। जो भी डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्प करेगा प्रोजेक्ट। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है। बेसिकली हमारे पास एक डेटा है, कंपनी का डेटा। जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसका सेल, कितने यूनिट सेल किए उसने, उसके बाद उसको प्रॉफिट कितना हुआ, कब कब सेल किए, उस पर डिस्काउंट क्या क्या है, सब कंपनी का डेटा हमारे पास है। उसको हमें क्लीन करना है, उसको एनालाइज करना है। उसके बाद हमको चार्ट्स ड्रॉ करने हैं, विजुअलाइजेशन करना है, जो कि कंपनी के जो भी मैनेजर है, हेड मैनेजर, सीईओ वगैरह, उनको बहुत हेल्प होगी ये जानने के लिए कि हमारी कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली हमें पहले तो करना क्या है, डेटा को पूरा क्लीन करना है। चार्ट ऐसे बनाने हैं कि जो देखते ही हम बता दें मैनेजर को कि ये कंपनी परफॉर्म कर रही है, यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, इस रीजन में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और डेटा भी ऐसा हल्का फुल्का नहीं है। डेटा रियल लाइफ डेटा है, एक कंपनी में से ही डेटा उठा गया है। और डेटा भी बहुत डर्टी है। ऐसा नहीं कि पूरा क्लीन है, हमको जाके डायरेक्ट विजुअलाइजेशन अप्लाई करना है। पहले तो बहुत क्लीनिंग की प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। पहले तो इधर क्लीन किया, उसके बाद ये देखो, ये हमने पूरा चार्ट बनाया है। इधर सेल्स का चार्ट, प्रोडक्ट का चार्ट, मैं पूरा आपको बता देता हूँ कि कैसा बनाना है। ये सब चार्ट्स बनाने हैं आपको। आप भी अगर इस चार्ट को देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट सेगमेंट का जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा है, 61.7%। तो ये बहुत नीट एंड क्लीन मैंने बनाया है, पूरा कोड लिखा है। मैं अभी आपको आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कोड को। तो आखिर तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में बहुत हेल्प करेगा। तो मैंने इसकी गिटहब की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उधर से कोड डाउनलोड कर सकते हैं जाके। सो चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट हमने क्या क्या किया है। पहले तो हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया यहाँ पर, और फिर हमने डेटा लोड किया। मैंने डेटा सेट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको पहले तो इधर डेटा को अपलोड करना पड़ेगा, मैंने अपलोड किया है। और उसके बाद आप pd.read_csv लिख के, हमारी CSV फाइल है इसलिए pd.read_csv लिखा हमने। अगर एक्सेल फाइल हो तो read_excel लिखता है हम। CSV फाइल है इसलिए CSV लिखा और फाइल का नाम दे दिया इधर। हमारी फाइल इंपोर्ट होगी और df.head लिख के हमने हमारे पहले 5 रो है, 5 रोज हमारे डेटा की, वो हम इधर देख सकते हैं। तो देखो, मैं एक बार डेटा में क्या क्या फील्ड्स है, क्या क्या कॉलम्स, मैं आपको बता देता हूँ। इधर सेगमेंट मीन्स किस सेगमेंट में कंपनी सेल कर रही है। गवर्नमेंट एक कैटेगरिकल वेरिएबल है, जिसमें सब गवर्नमेंट, मिड मार्केट और बहुत से 2-3 कैटेगरी है, स्मॉल बिजनेस वगैरह वगैरह। उसके बाद कंट्री है, कौन सी कंट्री में कंपनी सेल कर रही है, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको वगैरह वगैरह। उसके बाद प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी सेल कर रही है, तो ये भी प्रोडक्ट की लिस्ट है, तीनों भी कैटेगरिकल है। डिस्काउंट बैंड मीन्स डिस्काउंट कैसे दिया है, मतलब डिस्काउंट दिया ही नहीं है, हाई मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया है, लो मतलब कम डिस्काउंट, मीडियम मतलब मीडियम डिस्काउंट, ऐसा है। और यूनिट सोल्ड मतलब कि कितने यूनिट सोल्ड हुए, वो है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की मीन्स एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी है, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, और उसका ग्रॉस सेल कितना हुआ, टोटल ग्रॉस सेल। उसके बाद डिस्काउंट कितना दिया उस पर। उसके बाद टोटल सेल्स कितनी हुई, वो दिया है। ग्रॉस सेल्स और ए सेल्स लगभग लगभग सेम ही होती है। तो सेल्स, उसके बाद COGS मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल्स, मतलब ये सेल्स करने के लिए हमको पीछे कॉस्ट कितना लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकता है और मार्केटिंग कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है वो सब कॉस्ट मतलब COGS कॉस्ट। सपोज 10 रुपये सेल करने में हमको 5 रुपये कॉस्ट लग रहा है, तो वो 5 रुपये जो है ना वो COGS है। तो इतनी 32,370 रुपीज़ जो है वो इतना सेल करने के लिए हमको 16,185 रुपीज़ की कॉस्ट लग रही है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ, हाँ ऑब्वियसली सेल्स में से अगर COGS हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बच जाएगा, वही है यहाँ पर प्रॉफिट। उसके बाद कौन सी डेट पे सेल किया, मंथ का नंबर कौन सा था, और मंथ का नेम और ईयर। इतना सारा डेटा है, पहले तो हमको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। क्लीन तो पहले तो देखो, नल वैल्यूज़ तो कोई भी नहीं है। और अगर आप इधर नोटिस कर पा रहे हो तो देखिए कि कंट्री का जो कॉलम की नेम है, तो कैसे देखो, कंट्री का नेम तो सेम ही है, कॉलम का नेम। उसके बाद प्रोडक्ट कॉलम का नेम जो है वो पहला थोड़ा स्पेस है, इधर स्पेस है देखो। उसके बाद डिस्काउंट बैंड में भी एक स्पेस है इधर, और सेल्स में भी 2 स्पेस है, ये देखो 2 स्पेस। तो पहले तो हम इसको हमको पूरा क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो हमको प्रॉब्लम होगी, हम बाद में कॉलम का एक्सेस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए एक फंक्शन रहता है स्ट्रिप बोल के। जो स्ट्रिप फंक्शन करता क्या है, जो भी लीडिंग वाइट स्पेसेस होती है वो सब रिमूव कर देता है। तो इसलिए हमने कॉलम्स के नेम्स के ऊपर स्ट्रिप फंक्शन लगाया,
ये देखो df डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू कॉलम्स की नेम्स इज इक्वल टू df डॉट कॉलम्स मीन्स कॉलम्स की नेम वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए और उसके बाद उस पर स्ट्रिप फंक्शन लगाया। स्ट्रिप फंक्शन स्ट्रिंग में ही लगता है, इसलिए हमने str डॉट लिखे फिर स्ट्रिप लिखा। उसके बाद अगर आप देखोगे कॉलम्स की नेम, तो कॉलम्स की नेम पूरा एक साथ आ गए। तो उसके बाद हमने डेटा टाइप चेक किया, तो आप देख सकते हैं कि पूरे इधर तक पूरा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, मतलब कैटेगरिकल। उसके बाद मंथ नंबर है वो, तो इधर तक पूरा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। और उसके बाद मंथ नंबर इंट है और ईयर इंट है। लेकिन आप अगर इधर देखो जाके, तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस तो एक इंट ही दिख रहा है, सेल प्राइस भी इंटीजर दिख रहा है, ग्रॉस सेल भी इंटीजर दिख रहा है, यूनिट सोल्ड भी इंटीजर ही दिख रहा है। तो उसने ऑब्जेक्ट क्यों डिटेक्ट किया? तो ऑब्जेक्ट इसलिए डिटेक्ट किया क्योंकि इधर डॉलर लगा हुआ है। ये देखो इधर भी डॉलर है, इधर डॉलर डॉलर, इस सब रोज में डॉलर लगा हुआ है, इसलिए वो पांडास क्या कर रहा है, उसको एज अ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है। तो इधर से पूरा प्रॉफिट तक ये सब इंटीजर्स है या फ्लोट्स हो सकते हैं। फ्लोट्स कुछ फ्लोट्स है यहाँ पर, यूनिट सोल्ड फ्लोट्स है शायद, तो कुछ फ्लोट्स है कुछ इंटीजर्स है। ये जो है ये कैटेगरिकल है, इधर कैटेगरीज है, लेकिन ये इंटीजर है। तो उसने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है, उसको पहले तो हमें इंटीजर कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बाद में हमको इसकी चार्ट्स भी ड्रॉ करनी है। तो वो मैटप्लॉटलिब उसको एज अ कैटेगरिकल वेरिएबल लेगा और चार्ट ड्रॉ करने में हमको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमको ये पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि जो भी ऐसा लग रहा है हमको कि वो इंटीजर हो सकते हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट है, तो उन सब कॉलम की मैंने एक लिस्ट बनाई इधर डॉलर बोल के। ये जो भी है इधर से यूनिट सोल्ड करके इधर डेट तक, डेट नहीं प्रॉफिट तक, तो प्रॉफिट तक पूरा मैंने एक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद एक एक फॉर लूप लगा के उसमें एक एक एक्सेस कर दिया। और हम डॉलर को हटा सकते हैं रिप्लेस फंक्शन की यूज़ करके। हम क्या कर सकते हैं, डॉलर की जगह सिंपली एक जीरो स्पेस डाल सकते हैं इधर। तो हमने क्या किया, एक एक कॉलम की नेम को एक्सेस किया पहले तो, उसके बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद पूरा जिधर भी डॉलर साइन है उस डॉलर साइन को रिप्लेस किया इससे। और रेगेक्स इज इक्वल टू ट्रू मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन का हमने यूज़ किया इधर। रेगुलर एक्सप्रेशन करता क्या है, जो भी वैल्यू इधर दिए है वो उस वैल्यू को फाइंड आउट करता है पूरे कॉलम में से। तो सपोज इस कॉलम में ये सब वैल्यू है, ये सब डॉलर साइंस है, तो इस सब डॉलर साइंस को रेगेक्स फाइंड करेगा। उसके बाद डॉट रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा कि उसको रिप्लेस करेगा इस वाले वैल्यू से। तो आप अगर रन करोगे तो आप देख सकते हैं कि इधर से डॉलर साइन चला गया। तो और एक प्रॉब्लम इधर आ गई है, देखो इधर डिस्काउंट में ये डैश 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 लगा हुआ है। तो हालांकि इधर डिस्काउंट डैश क्यों लगाया है, क्योंकि इधर जीरो डिस्काउंट है, लेकिन जीरो नहीं दिया उधर डैश डैश लगाया है। हमको क्या चाहिए, जीरो चाहिए, क्योंकि हम डैश ये तो इंटीजर मतलब नहीं है ना, तो वो जो भी हम आगे जाके प्लॉट करेंगे तो उसमें ये दिक्कत देगा। तो इसलिए हमने सेम ऊपर जो किया डॉलर के लिए सेम वही किया डिस्काउंट कॉलम के लिए और डैश के लिए। ये देखो इधर डिस्काउंट कॉलम में जो भी वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिया हमने इस वाले जो डैश है उसको रिप्लेस कर दिया जीरो से, सेम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जीरो जीरो आ गया इधर। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि डॉलर और ए डैश को हमको रिमूव करना था। तो उसके बाद हमने क्या किया कि अभी जो भी डेटा टाइप इंटीजर थे, अब उसको हमको जो भी कैटेगरिकल थे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, तो उसको अब हमको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हो नहीं सकते थे क्योंकि इधर डॉलर और डैश था ना, इसलिए पहले वो कन्वर्ट हो नहीं सकते थे। और हमने अब क्या किया, डॉलर और डैश को हटा दिया, तो अब कन्वर्ट हो सकते। तो कन्वर्ट करने के लिए सीधा और एक बात बताना भूल गया मैं इधर कि कन्वर्ट करने से पहले ये जो कॉमा रहता है इधर, वो 1000 का कॉमा, तो वो कॉमा भी हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो भी इंटीजर में कंसिडर नहीं करा जाता या फ्लोट में कंसिडर नहीं किया करा जाता। तो इसलिए सेम ऊपर हमने डॉलर के लिए और डैश के लिए किया, वही हम अब कॉमा के लिए करेंगे। तो जो भी कॉलम्स इधर है, सब जितने भी कॉलम्स में कॉमा है वो सब हम एक जीरो स्पेस से हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये पूरा जीरो स्पेस से रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक एक कॉलम को फ्लोट में चेंज कर दिया। ये आप फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही कर दिया एक एक कॉलम को, क्योंकि क्या हो रहा था कि प्रॉफिट में प्रॉफिट जो कॉलम है ये प्रॉफिट कॉलम, तो इस प्रॉफिट कॉलम में एक ACB डेटा था, ऐसा ए स्पेस डैश डबल स्पेस करके एक डेटा था। इसलिए वो क्या हो रहा था, फॉर लूप लगाने के बाद वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। फॉर लूप मैंने इस वाले पूरे इस पे लगा दिया, तो प्रॉफिट में वो एरर आ गया था क्योंकि प्रॉफिट में ऐसा वाला डेटा था। तो एक मैंने चेक किया कि कितने ऐसे वाले डेटा है प्रॉफिट कॉलम में, तो आप देख सकते हैं कि 5 है।
ये सब प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस करके डॉट सम करके मैंने लिखा, तो 5 आ गया। मतलब ऐसे वाले रोज 5 है उस प्रॉफिट वाले कॉलम में। तो उसको भी एक तो हमको क्या करने का पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर वाइट स्पेस रिमूव कॉलम्स के नेम में से वाइट स्पेस रिमूव करने के लिए स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ किया था, वैसे ही हम इधर हम क्या करेंगे, स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करके पहले तो ये वाइट स्पेस रिमूव करेंगे, और इधर एक और इधर 2-3 है शायद वो, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वाले डैश को रिप्लेस करेंगे इससे। तो वही किया इधर, स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करके पहले तो स्पेस रिमूव कर दिया, और उसके बाद जो भी ये है इसको रिप्लेस कर दिया इससे। तो अभी फ्लोट में कन्वर्ट हो गए, इसलिए मैंने एज टाइप फ्लोट लिख के कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट में फंक्शन है, मैं बताना भूल गया आपको, एज टाइप इन ब्रैकेट फ्लोट करके फंक्शन है, वो कन्वर्ट कर देता है फ्लोट में। तो कन्वर्जन करने के बाद अगर हमने चेक किया डेटा टाइप्स, तो आप देख सकते हैं कि पहले 3 तो ऑब्जेक्ट ही रहेंगे, उसके बाद पूरा फ्लोट हो गया इधर तक। और डेट का भी ऑब्जेक्ट है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट टाइम वेरिएबल में, तो वो हम करेंगे आगे जाके। ये देखिए हमने इधर किया pd डॉट टू डेट टाइम, मतलब ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है डेट का, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डेट टाइम वेरिएबल में। तो अभी हो गया ये देखो डेट टाइम वेरिएबल। तो पहली और एक बात बता देता हूँ कि इधर हमको डेट टाइम पहले से ही है, और इसकी वजह से हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, मंथ नंबर, मंथ, ईयर और ईयर, क्योंकि हम इस डेट कॉलम से पूरे ये तीनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं। डेट कॉलम से मंथ भी निकलता है, मंथ नेम भी निकलेगा, और ईयर भी निकलेगा। तो इसलिए इन तीन कॉलम की हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको ड्रॉप कर दिया इधर। और फिर अगर आप चेक करते हो तो इधर ड्रॉप हो गया है। ड्रॉप करने के लिए df डॉट ड्रॉप, और जो भी कॉलम्स ड्रॉप करने हैं वो एज ए लिस्ट हमको देना पड़ता है, और एक्सेस इज इक्वल टू 1, मतलब वो कॉलम्स ड्रॉप करने हैं इसलिए 1। अगर हम एक्सेस इज इक्वल टू 1 नहीं देते तो वो रो के लिए सर्च करता है, बाय डिफॉल्ट 0 रहता है वो एक्सेस। तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 देने के बाद वो कॉलम को चेक करेगा, और जो भी कॉलम इससे मैच हो रहे हैं वो सब डिलीट कर देगा। तो उसके बाद अगर आप df डॉट हेड करके चेक करते हो तो ये देखो इतना कॉलम्स है, और पूरा अभी डेटा हमारा क्लीन है। हमने क्या किया, क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग प्रोसेस में हमने डॉलर साइन रिमूव कर दिया, डैश साइन रिमूव कर दिया, उसके बाद कॉमा रिमूव कर दिया, और कॉलम पूरे जो भी कॉलम्स थे उसको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप था उसको कन्वर्ट कर दिया पहले तो फ्लोट में, और इस डेट कॉलम का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया डेट टाइम वेरिएबल में, और जो भी अनवांटेड कॉलम्स थे उसको हमने रिमूव कर दिया। अभी उसके बाद आती है विजुअलाइजेशन का पार्ट। हमने पूरा डेटा क्लीन कर दिया, अब हम करेंगे विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत है, नंपाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आगे कुछ। मैटप्लॉटलिब की आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी विजुअलाइजेशन के लिए, इसलिए मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot करके मैटप्लॉटलिब को हमने इंपोर्ट कर दिया। तो हमको करना क्या है, हमको पहले तो कंट्री वाइज एनालिसिस करनी है, उसके बाद सेगमेंट वाइज एनालिसिस करनी है, और उसके बाद प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस करनी है तरफ। तो विजुअलाइजेशन करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमको ग्रुप करने पड़ेंगे, जैसे सेगमेंट का ग्रुप हो गया, कंट्री का ग्रुप हो गया, प्रोडक्ट का ग्रुप हो गया, क्योंकि हमको इन्हीं के ऊपर विजुअलाइजेशन करना है। मतलब प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे हम, कितने प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट आया, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सी कंट्री में सेल हो रहा है, और कौन सी कंट्री में से प्रॉफिट आ रहा है, कौन से सेगमेंट में से आ रहा है, या कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है, कौन से सेगमेंट में कम हो रही है, ये सब एनालिसिस करेंगे। तो ये सब एनालिसिस इन कैटेगरिकल वेरिएबल्स पे होगी, सेगमेंट, कंट्री और प्रोडक्ट के ऊपर। तो पहले तो हमने क्या किया कि कंट्री के बेस पे हमने ग्रुप कर दिया। तो हमने कंट्रीज़ को ग्रुप कर दिया, और उन कंट्रीज़ में जो भी सेल्स का सम था, प्रॉफिट का सम था, यूनिट सोल्ड का सम था, और COGS का सम था, उन सबको ऐड कर दिया, उन सब के पर्टिकुलर कंट्रीज़ के सेल्स, प्रॉफिट और यूनिट सोल्ड और COGS को। तो इधर हमने ग्रुप का कोड लिखा है, df डॉट ग्रुप बाय, कौन सी वेरिएबल पे हमने ग्रुप करना है। जैसे हम इधर कंट्री कॉलम के ऊपर ग्रुप कर रहे हैं, इसलिए हमने इधर कंट्री लिख दिया। एक कैटेगरिकल वेरिएबल होना चाहिए, तो इसलिए कंट्री कैटेगरिकल है, और उसमें 4-5 कैटेगरीज हैं। उस पर हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और उसमें जो भी सेल्स का सम है, प्रॉफिट का सम है, यूनिट सोल्ड और COGS का सम है, उस सम को हम कंट्री वाइज उसका एडिशन करेंगे, सम करेंगे, और वो आउटपुट आ जाएगा हमारा। तो ये सब एक ग्रुप बाय का कोड है इतने तक। और उसके बाद हमने रीसेट इंडेक्स लिखा, क्योंकि जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको हम उसका इंडेक्स हम रीसेट करेंगे। इसका मतलब जो भी हमारा आउटपुट है उनके जो भी रोज़ वगैरह है, उनके रोज़ को एक इंडेक्स देंगे, और वो एक एज अ डेटा फ्रेम हमको दिख जाएगा। तो इसलिए हमने रीसेट इंडेक्स लिख दिया, और उसका जो पहले 5 रो है, पहले 10 रो है, तो हम अगर प्रिंट करने की कोशिश की तो 5 ही इधर कैटेगरीज है, कंट्रीज है, इसलिए हमको 5 रो इधर मिल गए। आप देख सकते हैं कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, USA, ये सब कंट्रीज है, और उसके पर्टिकुलर सेल्स, प्रॉफिट और COGS है। तो सपोज हमको
सेल्स का प्लॉट ड्रॉ करना है उसको। इसका मतलब कि कौन से कंट्री में कौन सा कैसा सेल हो रहा है, कैसी परफॉर्मेंस हो रही है कंपनीज की। तो उसके लिए हमने इधर बार ग्राफ प्लॉट करने का बार ग्राफ प्लॉट कर लिया हम। जो भी हमारा कंट्री वाइज सेल है उसको प्लॉट करने की कोशिश की इधर। तो उसके लिए हमने बार का विड्थ इधर 0.3 लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट 0.8 या समथिंग होता है, तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हमने कम किया। उसके बाद फिगर की साइज़ को मेंशन किया इधर 10/6, 6 हाइट है और 10 इधर है विड्थ है, ऐसा हमने साइज़ फिक्स कर दिया। उसके बाद हमने एक np डॉट अरेंज बोल के numpy का फंक्शन है, उसको क्या कर दिया कि जो भी हमारे कंट्री की लेंथ है, कंट्री कॉलम की लेंथ है, इधर 5 है ना, तो वो 5 वैल्यूज़ हमने एक्स में असाइन कर दी। इसका मतलब ये क्या करेगा कि कंट्री वाइज इधर 12 अगर प्लॉट हो गए तो उन कंट्री के नेम को इधर अपने बार के नीचे वो मेंशन कर देगा, इसलिए हमने वो एक्स में ये सब वैल्यू लिए हैं। उसके बाद plt डॉट बार करके हमने मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके बार ग्राफ के लिए कोड लिखा। उसमें जो भी हमारी बार की विड्थ है वो इधर दे दी, और जो भी लेबल है उसका सेल्स नाम का लेबल है, जैसे इधर इधर मेंशन है, तो वो लेबल है सेल्स नाम का। और उसका हमने क्या कर दिया कि जो भी कंट्रीज़ या जो भी कॉलम्स रहने वाले हैं, जो भी वैल्यूज़ है बार की, तो उन वैल्यू इधर हमने पास कर दिए। जैसे कि ग्रुप डेटा फ्रेम में सेल्स की जो वैल्यू है वो हमने पास कर दी, मतलब सेल्स के अगेंस्ट हमको प्लॉट बनाना है ना, तो इसलिए सेल्स की वैल्यू, और ये एक्स माइनस ए जो है ये हाइट रहती है, जो भी हमारी बार विड्थ है, और एक्स डॉट इन पी आर एन मतलब काउंट ऑफ कंट्रीज, तो हमने इधर लिख के ये हाइट एज अ हाइट हमने मेंशन कर दिया। और उसके बाद हमने plt डॉट एक्स टिक्स, मतलब ये जो है ना नीचे की कंट्री, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इनको हम पर्टिकुलर बार के नीचे हम मेंशन करने के लिए plt डॉट एक्स टिक्स लिखा हमने, और plt डॉट लीजेंड और शो लिख के हमारा ये प्लॉट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो भी हमारे COGS और सेल्स है, इन दोनों के साथ में हमने बार ग्राफ बना दिया। इसका मतलब कि कौन सा सेल के पीछे कितना COGS लिख रहा है, कौन सी कंट्री में पर्टिकुलर, तो इसलिए हमने ड्रॉ कर दिया, इसका जॉइंट बार ग्राफ कर दिया सेल्स और COGS का और पर्टिकुलर कंट्री का। तो उसके लिए ये सब कोड है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया कि प्रोडक्ट वाइज जो भी कंट्री वाइज प्रॉफिट है, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके लिए हमने पाई चार्ट ड्रॉ कर दिया इधर। आप देख सकते हैं कि जर्मनी में 21.5, मैक्सिको में 17, फ्रांस में 21.9, तो ये सब प्रॉफिट हमको इधर से पता चल रहा है कंट्री वाइज प्रॉफिट, इसलिए हमने पाई चार्ट ड्रॉ कर दिया। ये सब हो गया कंट्री वाइज एनालिसिस। उसके बाद हमने प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस स्टार्ट किया। जैसा हमने कंट्री के लिए ग्रुप बनाया था, सेम वैसे इधर प्रोडक्ट के लिए ग्रुप बनाया हमने। ग्रुप बाय करके प्रोडक्ट पे ग्रुप बाय अप्लाई किया, और जो भी एग्रीगेट में है वो सब एग्रीगेट में कौन से प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सोल्ड हुए, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कौन से प्रोडक्ट की, मीन मतलब एवरेज मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कैलकुलेट की है हमने प्रोडक्ट की। उसके बाद सेल्स प्राइस, मतलब एवरेज सेल्स प्राइस क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। उसके बाद पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ग्रॉस सेल्स कितना हुआ और प्रॉफिट क्या है, और COGS। तो ये सब करके हमने ग्रुप कर दिया। अगर आपको देखना है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर इस ग्रुप प्रोडक्ट को रन कर सकते हैं। इसके बाद उसके बाद हमने क्या किया कि हमको ग्रॉस मार्जिन निकालना था। ग्रॉस मार्जिन मतलब सेलिंग प्राइस माइनस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस अगर हमने कर दिया तो उसके बाद जो बचता है वो ग्रॉस मार्जिन रहता है। तो हमको निकालना था ग्रॉस मार्जिन, हमको चेक करना था कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन दे रही है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन दे रहा है, इसलिए हमने ग्रॉस मार्जिन इधर निकाला और हमने प्लॉट कर दिया ग्रॉस मार्जिन को। तो ये जो कंट्री है, ये जो प्रोडक्ट है हमारे लिया, तो ये प्रोजेक्ट हमको सबसे कम ग्रॉस मार्जिन दे रहा है। उसके बाद ये बाकी कंट्री अच्छा ग्रॉस मार्जिन दे रहे हैं। ये VTT भी सबसे कम बाद में कम दे रहा है, और वैल्यू भी कम दे रहा है मार्जिन। उसके बाद हमने क्या किया कि प्रोडक्ट वाइज कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, इसके लिए हमने पाई चार्ट प्लॉट किया। अगर आप इधर देख सकते हैं कि ये जो है पासियो, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद आप VTT और उसके बाद बाकी सब प्रॉफिट दे रहे हैं। तो हमने उसके बाद प्रोडक्ट वाइज सेल्स और COGS को प्लॉट किया, जैसे हमने ऊपर कंट्री वाइज किया था, इधर हमने प्रोडक्ट वाइज सेल्स और COGS, मतलब अगर सब जो कितना सेल्स पे कितनी कॉस्ट लग रही है पर प्रोडक्ट पे, वो कैलकुलेट करने के लिए हमने सेल्स और COGS को प्लॉट कर दिया। उसके बाद हमने किया कितने प्रोडक्ट के कौन से प्रोडक्ट के कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, इसके लिए हमने ये प्लॉट कर दिया। आप देख सकते हैं इधर इजीली कि पाइसियो जो है वो उसके सबसे ज़्यादा यूनिट सोल्ड हो रहे हैं इधर। तो
आप एनालिसिस कर पा रहे हो, कर सकते हैं कि पैसिव जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट वो बिक रहा है। इसका मतलब है कि वो सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है कस्टमर्स को। तो आप उस पे थोड़ा-सा और डिस्काउंट देके और उसकी रीच वगैरह बढ़ा सकते हो, और सबसे कम पसंद आ रहा है वो कैरेट है। तो आप इधर एनालिसिस कर पा रहे हो। आप मैं अपने मैनेजर को बता सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है उसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो ये सब इनसाइट्स हम ले सकते हैं। इसके बाद सेक्टर वाइज़ एनालिसिस कर दिया हमने, कौन सी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट दे रहा है वगैरह-वगैरह। तो इधर गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट दे रहा है 61.7%, और मिड मार्केट सबसे कम दे रहा है। ये सब एनालिसिस हम अपने मैनेजर को या सीईओ को बता सकते हैं कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट दे रहा है। इसका मतलब आप गवर्नमेंट को भी स्केल और कर सकते हैं, और मिड मार्केट में आपको थोड़ा-सा चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो उसको सबसे कम प्रॉफ़िट है। तो ये भी आप बता सकते हो। और इधर आप जैसे हमने कैटेगरी और प्रोडक्ट के लिए किया, सेल्स और सीओजीएस का हमने कंपेयर कर दिया। तो इधर हम वो रीजन वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं, कौन से रीजन हमको, कौन सा सेगमेंट हमको सेल्स और सीओजीएस कैसा दे रहा है। तो इधर हमने देख लिया कि गवर्नमेंट का जो सेल्स और सीओजीएस है वो सबसे ज़्यादा है, और उसका डिफरेंस भी सबसे ज़्यादा है। मतलब मार्जिन हमको गवर्नमेंट में ही सबसे ज़्यादा मिल रहा है, और ये एंटरप्राइज में कम मार्जिन मिल रहा है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट्स में ही सबसे ज़्यादा यूनिट्स सोल्ड हुए हैं। और अब हम टाइम के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। इधर इधर क्या है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है इस डेटा सेट में। इधर क्या किया है कि जो बीच के मंथ है, इधर मार्च 2013 के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई वगैरह है, उन मंथ में सेल ही हुई नहीं। इसका मतलब सेल उन्होंने मेंशन ही नहीं की। शायद डेटा सेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो या कुछ, मेरे को पता नहीं। ये आप नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। मंथली सेल का प्लॉट मैंने इधर ड्रॉ किया है। वो फ़रवरी 2013 में इतना सेल था, उसके बाद 0 ही हो गया, और उसके बाद अचानक से बढ़ गए। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बीच के मंथ में 0 कैसे हो रहा है। उधर डेटा सेट में 0 दिया है, तो आप इस नहीं प्लॉट करोगे तो भी चल जाएगा, उतना कुछ ये नहीं है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट है, ये देखने के लिए मैंने 2013 का सब हमने ऐड कर दिया, फिर 2014 का ऐड कर दिया पूरे मंथ का। तो इधर हमने आप देख सकते हैं कि df ऑफ प्रॉफिट डॉट रीसैंपल वाई डॉट सम मीन्स ईयर वाइज हमको समेशन चाहिए प्रॉफिट की, इस कॉलम की। df प्रॉफिट डॉट रीसैंपल वाई मीन्स कि ईयर वाइज हमको df प्रॉफिट की समेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। तो 2 ही ईयर है इसमें, तो 2013 और 2014। तो आप देख सकते हैं कि इधर उसका प्रॉफिट कहाँ गया। तो ये प्रॉफिट हमने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि इजीली हमको पता चल सके, हमारे मैनेजर को पता चल सके। तो 2014 में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आ गया, और 13 में कम था। इसका मतलब हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। जो भी हम कम बिजनेस मार्केटिंग पे जो भी पैसा वगैरह खर्च कर रहे हैं, कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है वो ग्रोइंग फेज में है। तो ये सब थी कंपनीज़ की फाइनेंशियल एनालिसिस। हमने कुछ-कुछ एनालिसिस किए, मैं बता देता हूँ कि कंपनी ग्रो कर रही है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंपनी का फाइनेंस है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉफिट मिलता है कंपनी को। और वो कैटेगरी भी हमने देखी, कौन से 1-2 कैटेगरी है उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, और कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा सेल होती है, कौन सी कंट्री में सबसे कम सेल होती है, वो भी हमने देखी। तो ये थी पूरी डेटा एनालिसिस कंपनीज़ की। पूरा हमने कंपनीज़ का फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस कर दिया। तो ऐसे ही डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जॉब अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे टेलीग्राम की लिंक है। तो थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो।